एक्सपर्ट से सुनेंगे कि ओबेसिटी क्या है और ओबेसिटी के कारण क्या हो सकता है। कैलोरीज होता क्या है? जैसे कोई बनाती गाड़ी है। में पेट्रोल है, मुझे सिर्फ अपने पेट की चर्बी कम करना है। वजन घटाना नहीं है सिर्फ, या फिर Exactly. डाइटिंग करना है, ऐसा हाँ। नहीं है। फैट लॉस करना है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को बीमारियां हैं उन लोगों ने एक्सरसाइज करना है या नहीं करना? फास्टिंग करने से वजन कम नहीं होगा। ओबेसिटी कैन बी अ कॉज ऑफ मैलिग्नेंस। नमस्ते, आज हम बात करने वाले ओबेसिटी पर। डाइट, एक्सरसाइज या वेट लॉस, मेडिसिन फिर इंजेक्शन, क्या है सही, जानते हैं आज। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, मेरे भी मन में बहुत हलचल चालू है। मैं भी बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ। आज है अपने साथ डॉक्टर योगेश देवगिरीकर सर। लोगों के मन के और मेरे मन में चलने वाले ओबेसिटी से रिलेटेड सारे सवाल आज हम डॉक्टर योगेश देवगिरकर सर के साथ पूछेंगे। उसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर योगेश देवगिरकर सर, इनका एमबीबीएस छत्रपति संभाजीनगर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हुआ है। उनका पीजी डीएनबी और सुपर स्पेशलिटी पुणे से हुआ है और वो ओरियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर है और उनका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का क्लिनिक भी है जिसका नाम है अर्णव क्लिनिक। तो आज हम मिलते हैं और जानते हैं डॉक्टर योगेश देवगिरकर सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश देवगिरीकर, फिजिशियन इंटेंसिविस्ट एंड मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट। आज तक तो आपने मुझे सुना है, लेकिन आज हम एक्सपर्ट से सुनेंगे कि ओबेसिटी क्या है और ओबेसिटी के कारण क्या हो सकता है। जी, हेलो सर। नमस्ते। ओबेसिटी इज डिफाइंड बाय बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसमें हम लोग इंडिविजुअल का हाइट और वेट मेजर करते हैं और उसका जो रेशो आएगा डिपेंडिंग ऑन द एज, वो हम लोग बॉडी मास इंडेक्स के डिसाइड करते हैं। तो अगर 25 से कम रहा तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे, 25 से 30 के दरमियान उसको ओवरवेट कहा जाएगा, और 30 से आगे अगर बॉडी मास इंडेक्स है तो उसे ओबीज कहा जाएगा। तो उसमें भी ओबीज टाइप 1, टाइप 2 एंड मॉर्बिडली ओबेज, ये सारे टाइप्स हैं। तो अभी जो फैट कंटेंट है वो भी एक कंपोनेंट उन्होंने सोचा है कि इसे भी इंक्लूड किया जाए। तो और सिंपल अगर हमें देखना है कि फैट हमारा ज़्यादा है या नहीं है, इसलिए हम लोग वेस्ट सरकमफरेंस, हिप सरकमफरेंस और सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय हाइट, ये भी फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग ओबेसिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी समझ सकते हैं हमारे खुद के बारे में। और ये जब ओबेसिटी बढ़ता है तो अभी तो WHO ने ओबेसिटी को इटसेल्फ इज अ डिसीज से डिसाइड किया है कि जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया मतलब लिपिड्स बढ़ना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, या पथरी की बीमारी जैसे गॉल स्टोन्स है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे घुटने दर्द करना है, या कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है। तो ये सारी चीज़ें, और कोई कुछ कैंसर भी हैं जो ओबेसिटी से रिलेटेड है। तो इसीलिए ओबेसिटी हमें एक सीरियसली देखना चाहिए और उसको सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। सर एक दूसरा सवाल जी। मेरा कि ओबेज लोगों में जो फैट डिपोजिशन रहता है काफ़ी अलग अलग तरीके का देखा गया जी। है। जी। जैसे कि किसी को बेली फैट ज़्यादा रहता जी। है, किसी को हिप पे रहता जी। है, किसी का फिर गाल पे ज़्यादा बेसिकली फैट या ये फिर डिफरेंट लोकेशंस है जो बॉडी डिसाइड करते हैं फैट कहाँ जाएगा। तो हाँ। पियर शेप बॉडी बोलते तो हैं, एप्पल शेप इससे बॉडी मतलब रहते हैं। ऐसा कुछ तो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें दिख रही हैं बाहर से, ये सबक्यूटेनियस फैट है। और जो फैट अंदर, विसरल फैट जिसे हम बोलते हैं, वो अंदर की तरफ से जो अच्छा, ये ज़्यादा बॉडी हमें डिसाइड करेगी कि कहाँ फैट क्या डिपॉजिट फैट करना है। डिपॉजिट होगा। राइट, तो राइट। इससे मतलब ओबेसिटी के टाइप नहीं डिसाइड होते हैं। नहीं, हाँ। नहीं ओके होंगे, ओके नहीं। यस सर, मैं शुरुआत करूंगा जी। डाइट से। जी। ठीक है, काफ़ी सारे सवाल ऐसे रहते हैं, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं तो दिन में केवल 2 बार खाना खाता हूँ, बीच जी। में तो कुछ भी नहीं खाता हूँ, जी। फिर भी मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है? बेसिकली हमें ये समझ लेना चाहिए कि सिर्फ 2 बार खाना खा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कैलोरी कम खा रहे हैं। हम लोग 2 बार ही खाना खा रहे हैं, लेकिन कैलोरीज अगर काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वज़न तो बढ़ना ही है। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कैलोरी इनटेक हमें कम करना है, और पोर्शन साइज मैटर्स अलॉट। पोर्शन साइज काफ़ी मैटर करता है। जैसे कि हम लोग अगर दो ही टाइम खाना खा रहे हैं लेकिन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया है, तो उससे कैलोरीज हमारे शरीर में ज़्यादा जाएगी। अगर ज़्यादा फैटी हम लोग खाएंगे तो उससे कैलोरीज शरीर में जाएगी और मोटापा बढ़ेगा। तो इसलिए पोर्शन साइज ज़्यादा मैटर करता है, ना कि सिर्फ 2 बार खाने से। ओके, मेरा दूसरा सवाल है,
वेट लॉस करने के लिए चावल, आलू और रोटी पूरी तरह बंद करने चाहिए क्या? ये काफ़ी लोगों में सवाल ये जहन में रहता है कि चावल खाने से वज़न बढ़ता है या आलू खाने से वज़न बढ़ता है, या कुछ लोग रोटी भी बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत हमें शरीर को है। इस तीनों चीज़ों से हमें कॉम्प्लेक्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, लेकिन उसकी अपने शरीर को भी ज़रूरत है। जैसे हम लोग चावल का उदाहरण ले लें तो उसमें काफ़ी अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिसकी अपने बॉडी को, शरीर को ज़रूरत है। तो चावल पूरे बंद कर देना या आलू पूरे बंद कर देना, ये कोई उसमें सॉल्यूशन नहीं है। इट ऑल जैसे डिपेंड्स। चावल और दाल मिक्स करके दाल कंप्लीट मिक्स प्रोटीन करके होता हम है। लोग होल हाँ, प्रोटीन करते हैं, जैसे दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो राइट। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें पूरा बंद करना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसका पोर्शन हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पूछ के आप लोग इसका पोर्शन एडजस्ट करके कैलोरीज का मेजरमेंट करके उस हिसाब से डाइट कर सकते हैं, लेकिन पूरा बंद करना ये ऐसी ज़रूरत नहीं है। मतलब सर का कहना है आप खा सकते हो, लेकिन आपको कैलोरी डिफिसिट में रहना पड़ेगा। तो मेरा तीसरा सवाल ऐसा है सर के लिए कि रात के 8 बजे के बाद अगर हम खाना खाते हैं तो क्या फैट गेन होता है? ये भी मिथ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रात को 8 बजे से पहले खाना खाया तो स्लिम रहेंगे। आप कभी भी खाना खाएँगे तो भी कैलोरीज़ तो आपके पेट में जानी ही वाली है। हाँ, ये बात है कि आप अगर लेट खाना खाते हैं, रात में ज़्यादा देर काम करते हैं या फिर ज़्यादा देर के बाद खाते हैं, तो मेटाबॉलिज़्म पे उसका अफ़ेक्ट होगा, उसका इफ़ेक्ट कैसे? होगा। तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा, क्योंकि सर्काडियन रिदम में बॉडी को जो खाने का टाइम है, जो पचाने का टाइम है, वो सर्काडियन रिदम के हिसाब से, बॉडी के रिदम के हिसाब से है। तो वो अगर हम लोग ज़्यादा लेट खाएं या ज़्यादा लेट कंज्यूम करें, तो उससे तो सर्काडियन रिदम अच्छी तरह से नहीं रहेगा, तो मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट तो होगा ही है। ओके। तो मेरा एक अगला सवाल है, क्या बिना डाइटिंग किए फैट लॉस मुमकिन है? ये समझ लेना चाहिए कि फैट लॉस अगर हमें करना है तो हमें कैलोरीज कम करना है, कैलोरी डिफिसिट में रहना है। ओके। तो जब तक हम लोग डाइट ठीक से नहीं करेंगे तो लोगों का जहन में ये रहता है कि डाइट मतलब कम खाना है, ऐसी डाइट ज़रूरत नहीं करना यानी मतलब क्या करना चाहिए? है। राइट। तो डाइट करना मतलब कम खाना नहीं है। तो डाइट करना ही इसका एग्जैक्टली। मतलब ये है कि कैलोरीज डिफिसिट रहना डिफिसिट, है। हाँ। कैलोरीज हमें जितनी ज़रूरत है, जितने हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे थोड़ा कम कैलोरीज हमें कंज्यूम करना है। तो इसके लिए हमें कैलोरी काउंटिंग, कैलोरी का रिक्वायरमेंट, आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मिलके, डाइटिशियन से या डॉक्टर से सलाह लेके ही आपको अच्छी तरह तो से मेरे डाइट मन करना में है। एक सवाल चल जी रहा है। जी। ठीक है, मैं कैलोरी डिफिसिट हूँ, लेकिन मैं स्वीट ही खा रहा हूँ, कार्ब्स ही खा रहा हूँ। तो क्या इससे वेट गेन होगा या फैट गेन होगा, या फिर ये कोई फायदा करेगा मेरे लिए या ये नुकसान देगा? राइट। तो बेसिकली ये समझ लेना चाहिए, सिर्फ कैलोरीज काउंट नहीं करते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स जो है, ये सारी चीज़ें भी, मिनरल्स है, विटामिन्स है। तो जिसकी बॉडी को ज़रूरत है, तो उसका प्रोपोर्शन हमें ठीक से रखना पड़ता है। तो वो अगर प्रोपोर्शन हम ठीक से रखें तो उस हिसाब से बॉडी मेटाबॉलिज्म करके आपके जो फैट लॉस, अगर आपका एम है या आपका एम है कि इंच लॉस करना है, तो वो जो चीज़ें हैं वो लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग प्रॉपरली, प्रोपोर्शनेटली ये सारी चीज़ें कंज्यूम करें तो। सर का कहना है कैलोरी डिफिसिट में रहना मतलब कुछ भी अटपटांग खाना नहीं है। कैलोरी डिफिसिट में रह के प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स की प्रोपोर्शन और एक्यूरेट मात्रा में अगर आप खाना खाते हो तो दैट इज अ हेल्दी। दैट इज़ हेल्दी। तो अल्टीमेट एम हमें याद रखना चाहिए कि हमें वज़न घटाना नहीं है सिर्फ, या फिर एग्जैक्टली। डाइटिंग करना है, ऐसा हाँ, नहीं है, फैट लॉस करना है, ऐसा नहीं है। हमारा एम है कि हम हेल्दी रहें। टू बी फिट। राइट। यस, तो यस, हेल्थ इज़ द एम और द गोल। यस, यस। मीन्स फैट लॉस इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ। यस यस। यस, अगर यस। अच्छा हेल्थ रखना है तो फैट लॉस या वेट लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो अगला सवाल ऐसा है जो मुझे पूछा गया है, क्या फास्टिंग करने से वजन कम हो सकता है? सिर्फ फास्टिंग करने से वज़न कम नहीं होगा। कुछ लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो हम्म। या फिर फास्टिंग, जैसे रिलीजियस फास्टिंग है, लोग और रिलीजियस फास्टिंग की बात करते हैं। तो आप अगर रिलीजियस फास्टिंग करेंगे, 6 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा आप भूखे रहेंगे, और उसके बाद में इफ़ यू कंज्यूम ऑल द कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही खाएंगे,
या फिर फैट ही खाएंगे, तो शायद हमारा एम जो है वेट लॉस का या फैट लॉस का वो होगा नहीं, पूरा नहीं होगा। इसलिए हम लोग फास्टिंग के बाद क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, कितने प्रोपोर्शन में कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अगर हम लोग समझ ले और उस तरह से प्लानिंग करें तो डेफिनेटली इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से लोगों का वजन कम होने में मदद हो चुकी है। लेकिन सिर्फ फास्टिंग करेंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे तो सिर्फ उससे ही फायदा होगा ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ये समझ लेना है अपने को ठीक से। काफ़ी सारे लोग कुछ अलग अलग ट्रायल्स करते हैं, जैसे कोई लोग सुबह गुनगुने पानी में नींबू शहद निचोड़कर उसको पीते हैं। राइट राइट। और फिर मुझे काफ़ी टाइम पूछा गया है कि मैं तो रोज कंटिन्यू लेता हूँ, रेगुलर लेता हूँ, फिर भी जी मेरा फैट कम नहीं हो रहा, मेरी चर्बी कम नहीं हो रही। हाँ। तो ऐसे लोगों को भाई क्या कहा बेसिकली जाए? ये जो नींबू पानी वाला है फार्मूला। तो फार्मूला है, वो तो क्या फैट बर्निंग वाला फार्मूला नहीं है। और ऐसा कोई फार्मूला बना ही नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक कि जिससे फैट बर्न हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये समझ लेना चाहिए कि बॉडी आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसको मेटाबोलाइज कैसे कर रही है। तो उस हिसाब से हमें ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा कोई फार्मूला बना नहीं है जिससे फैट बर्न होगा या फैट पिघल जाएगा। तो कैलोरी डिफिसिट करके, डाइट ठीक से करके, प्रोटीन्स का पोर्शन बढ़ा के, पोर्शन साइज ऑफ प्रोटीन्स का बढ़ा के हम शायद थोड़ा पॉसिबली थोड़ा वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है, वेट लॉस के लिए गेहूं की रोटी से ज़्यादा ज्वार या बाजरे की भाकरी बेहतर होती है क्या? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। बेसिकली आजकल मिलेट्स के बारे में काफ़ी चर्चा चर्चा हो चर्चा रही में है। है जब यस, से हमारे माननीय पंतप्रधान साहब ने मिलेट्स के बारे में कहा फोकस है। के, हाँ। तो डेफिनेटली मिलेट्स आर गुड। मिलेट्स अच्छी चीज़ है जिसमें थोड़ा फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो लेकिन उसमें भी कैलोरीज है ही है। ऐसा नहीं है कि दे आर डिवाइड ऑफ कैलोरीज, कैलोरीज नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो कोई भी चीज़ जिसमें कैलोरीज है तो हमें वो उसका प्रोपोर्शनेट ठीक से रखना पड़ेगा। लेकिन यस, अगर पूछा जाए बाजरा अगर आप पसंद करते हैं, बाजरा खा सकते हैं, तो गेहूं से थोड़ा बेहतर रहेगा बाजरा। तो मैं जानना चाहूँगा कि हम हर टॉपिक में कैलोरीज पे बात कर रहे हैं, जी जी जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैलोरीज होता क्या है? जी देखिए, हम लोग जो कुछ खाना खाते हैं वो बॉडी कैलोरीज में कन्वर्ट करती है। यस। और ये कैलोरीज जो है वो हमारे शरीर को काम करने के लिए यूटिलाइज होती है। एनर्जी जैसे कोई बनाती गाड़ी है। में पेट्रोल है हाँ। तो ये हमारा शरीर का पेट्रोल है समझ लीजिए, जो ओके, कैलोरीज हमें खाने मिल से रही है, मिलती खाने हैं। से मिल रही तो है। वो कैलोरीज हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए। जो जैसे कुछ भी खाते हैं वो कैलोरीज में में मापा जाता कन्वर्ट है। होता है। राइट हाँ, मापा जाता राइट है, राइट कैलोरीज राइट यूनिट में मापा जाता है। ओके। राइट। राइट, राइट। अगला सवाल मेरा ये है कि, ये मेरा पर्सनल सवाल है, जी कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खाते फिर भी मोटे नहीं होते, और कुछ लोग थोड़ा भी खा ले राइट तो राइट भी उनकी चर्बी बढ़ना चालू हो जाता राइट। है। ये ऐसा काफ़ी क्यों होता है? इंटरेस्टिंग चीज़ है। सी बेसिकली हमें ये समझ लेना चाहिए कि जैसे हमने अभी बात किया कैलोरीज के बारे में, तो बॉडी जो है कैलोरीज को यूटिलाइज करती है। तो कुछ लोग जेनेटिकली ऐसे रहते हैं, प्रोन रहते हैं, एग्जैक्टली। जिनका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहता है, तो ओके। उनकी कैलोरीज जो है ज़्यादा बर्न होगी वही काम करने के लिए। और कुछ लोग जो रहते हैं जेनेटिकली प्रोन रहते हैं लेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए, ओके। जिसकी वजह से वही काम उनकी बॉडी करने के लिए कम कैलोरीज खर्च करती है। तो जो बचे हुए कैलोरीज वो कहाँ जाएंगी, वो यहाँ हो जाएगी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ थोड़े जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। एंड यस, कुछ उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, जैसे थायराइड है या फिर कुछ कॉर्टिसोल लेवल्स है, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म, कैलोरीज का यूटिलाइजेशन ये थोड़ा अफेक्ट होता है। तो वो भी सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, शायद दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सम एक्सटेंट। तो जब भी हम लोग को लगता है कि भाई मैं तो खाना कम खा रहा हूँ या खा रही हूँ और फिर भी मेरा वज़न बढ़ रहा है, तो शायद हमें डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह लेनी चाहिए। कुछ हार्मोन्स की अगर चेकिंग करना है तो वो कर लेनी चाहिए, जैसे पीसीओएस है, थायराइड है, या फिर कॉर्टिसोल लेवल्स डिफिशिएंसीज है उसमें। बताना चाहता हूँ, डॉक्टर योगेश देवगिरकर सर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, और उनका काफ़ी काफ़ी सालों से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर ही क्लिनिक पर काम चालू है। तो अगर आपको कुछ समस्या है तो आप इनको मिल सकते हो। चलिए बात करते हैं अभी ओबेसिटी और एक्सरसाइज के बारे में। तो मैं सर आपको पहला सवाल पूछता हूँ, क्या रोज़ 30 से 45 मिनट
चलने से वजन कम हो सकता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। काफ़ी लोगों के जहन में ये चीज़ रहती है कि मैं 35 मिनट 40 मिनट चलता हूँ या चलती हूँ, उससे कम हो जाएगा। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि चलने से, व्यायाम करने से, जो एक्सरसाइज करने से कैलोरीज तो डेफिनेटली यूटिलाइज होगी। लेकिन अगर आपको वज़न कम करना है तो आपको एक्सरसाइज के साथ डाइट भी करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना चलने से कैलोरीज उतनी बर्न नहीं होगी, जिसके लिए अगर आपको सही मात्रा में वज़न कम करना है तो आपको एक्सरसाइज शायद ज़्यादा टाइम करनी पड़ेगी। ओके, तो ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज अगर करते हो तो फिर क्या वजन या फैट लॉस हो सकता है? बेसिकली हमने अभी समझ लिया है कि कैलोरीज जो जाती है वो यूटिलाइज होती है। तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो कैलोरीज यूटिलाइज होंगी। तो ये हमें डॉक्टर से पूछ के सलाह लेके करना चाहिए कि कितनी एक्सरसाइज हमें अलाउड है, क्योंकि काफ़ी लोग रहते हैं जिनको हार्ट का कोई दिक्कत है या अस्थमा या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मना किया है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमें वेट लॉस भी करना है तो ये डॉक्टर से पूछ के सलाह लेके ही हमें एक्सरसाइज का पैटर्न, एक्सरसाइज का टाइमिंग डिसाइड ओके। करना पड़ेगा। ओके। तो सिर्फ चलने से जो है वो कैलोरीज बर्न होगी, लेकिन अगर हमें उसके आगे सोचना है, वज़न कम करने के लिए चलना है या वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज करना है, तो शायद थोड़ा ज़्यादा हमें परसिस्टेंट चलना पड़ेगा, परसिस्टेंट आपका प्रयास करने कहना है कि पड़ेंगे। जैसे कि 30 से 45 मिनट अगर आप चलते हो तो ये आपको हेल्दी बनाने में ज़रूर काम ज़रूर करेगा। काम करेगा, लेकिन लेकिन अगर आपको वजन घटाना वज़न है या घटाना है फैट तो लॉस थोड़ा करना है तो ज़्यादा हमें हाँ, करना पड़ेगा। एक्सरसाइज पे स्टेप ध्यान वाइज़ दें। यू कैन गो अहेड, हाँ स्टेप हाँ, वाइज़ हमें और डाइट ज़्यादा का भी सपोर्ट यस, लेना और पड़ेगा। उसको डाइट लेना ही पड़ेगा। अगला सवाल है सर मेरा, जी। मैं दिन भर घर में काम करता करती हूँ तो क्या इसके बाद भी मुझे अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है? डेफ़िनेटली सिर्फ़ घर पे काम करने से जो है वो कैलोरीज़ इतनी बर्न नहीं होती है। तो अगर कम उससे करना है तो तो होता है ना, उससे तो कितना, मैं तो अभी मुझे काफी सारे पेशेंट्स जी, कहते हैं जी। मी घरात तर सगळं मतलब मैं बहुत पूरा दिन भर काम करते रहता हूँ, करती रहती हूँ। डेफ़िनेटली उससे तो कैलोरीज़ तो बर्न होगी, लेकिन हमें अगर वेट लॉस करना है तो कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न करनी पड़ेगी, करनी जिसमें पड़ेगी। हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यस, एग्जैक्टली यस, यस। एग्जैक्टली। क्या जो तुम्हारे डे टू डे रूटीन जो वर्क रहता है जी, जी। वो आपको मतलब एक्सरसाइज करने के बाद जो हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं, जी, जी। जो हैप्पी हार्मोन्स राइट, बनते हैं, राइट, राइट। तो इन चीजों से हो सकता है क्या? जैसे देखिए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है आंसर करना कि यही ऐसा ही काम करेगा। हॉर्मोन्स है, डेफ़िनेटली दे आर देयर, हॉर्मोन्स तो अपना-अपना काम करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली। सिर्फ़ हैप्पी हॉर्मोन्स लेने से वज़न कम होता है तो अच्छी बात रहती थी, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली वैसे होता नहीं है। कैलोरीज़ जो है हमें काफ़ी सारी बर्न करनी पड़ेगी अगर वेट लॉस करना है, और उसमें डाइट, एक्सरसाइज़ का रोल तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं रोज 2 से 3 घंटे वर्कआउट करता हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? जी, शायद वेट लॉस के लिए जो वर्कआउट वो कर रहे हैं, शायद उसमें कैलोरीज़ बर्न का कंपोनेंट उतना नहीं है, या फिर वो डाइट उसके साथ ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए 2 घंटा आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं और बाहर जाके जलेबी खा रहे हैं, तो वो तो कुछ काम नहीं करेगा। तो बेसिकली हमें ये समझ लेना चाहिए कि सिर्फ़ एक्सरसाइज़ करने से वेट लॉस नहीं होगा, हमें उसको डाइट का जोर देना ही पड़ेगा। और ये जो है वो अगर हम लोग जानबूझ के समझ के करें कि कौन से प्रकार की एक्सरसाइज़ेज़ हमें ज़्यादा फ़ायदा देगी, तो वो हम लोग उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फायदेमंद जैसे रहेगी। रेजिस्टेंट एक्सरसाइज़ेज़ है, मस्कुलर हाँ। एक्सरसाइज़ है, ओके, जैसे वेट एरोबिक्स ट्रेनिंग। में ओके। हमें शायद ज़्यादा उतना फ़ायदा नहीं होगा वेट लॉस के लिए। वो डेफ़िनेटली काम करेगी एरोबिक्स, या फिर योगा, जो लोगों का काफ़ी सवाल रहता है कि योगा से वज़न कम होगा क्या? हाँ तो हाँ हाँ, योगा है, एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ है, ये डेफ़िनेटली आपके हेल्प शरीर को हेल्प करेगी। फ्लेक्सिबल बनाएगी, ओके। आपको हेल्थ में मदद करेगी, राइट। आपके हार्मोन्स रेगुलेट करने में मदद करेगी। लेकिन वेट लॉस के लिए शायद वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगी जो रेजिस्टेंट एक्सरसाइज़ेज़ करेगी। एग्जैक्टली, राइट। मतलब जिम जाकर अगर आप करते हो एक्सरसाइज तो वेट लॉस में वो हेल्प कर ज़्यादा सकती है। ज़्यादा फ़ायदा देगा। कैसे, यस। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंट एक्सरसाइज है, तो रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस में हमें कैलोरीज बर्न होगी। जो मसल्स है, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, चेस्ट के एक्सरसाइज करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, तो कोर मसल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इसमें मसल्स विल यूटिलाइज द कैलोरीज। जो कैलोरीज है वो कैलोरीज बर्न होगी, एक्चुअली बर्न होगी, जिसमें मसल के ब्रेकडाउन के कारण, मसल के एक्सरसाइज के कारण, मसल के हाँ, एक्सरसाइज के एक्सरसाइज के कारण। कारण वो कैलोरीज यूटिलाइज होगी, और हाँ। वही आपको मदद करेगी। लेकिन इसमें ये बात भी है कि
कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन से प्रकार के एक्सरसाइज आपको अलाउड है, ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर को सलाह लेके ही करें, ये मेरा एग्जैक्टली रिक्वेस्ट एग्जैक्टली, है। हाँ। राइट। हर एक के लिए अलग अलग होता है। और अगला सवाल ऐसा है, मुझे सिर्फ अपने पेट की चर्बी कम करना है, ऐसा ये स्पॉट तो रिडक्शन हो सकता ये है? तो राइट राइट, ये तो काफ़ी लोगों के जहन में सवाल है। काफ़ी जिम के लोग भी, ट्रेनर भी ये कहते हैं कि ये साला एब्स करिए तो आपका पेट चर्बी वहाँ का कम हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी बिहाइंड दिस। बहुत सारे सोशल मीडिया पर जी रील्स रहते जी हैं, जी। आप ये एक्सरसाइज करो, आप वो करो, काफी सारे वो एब्डोमिनल मसल्स के एक्सरसाइज दिखाते हो, जी जी। इससे आपका 8 दिन में पेट बेली फैट गायब वगैरह वगैरह। राइट राइट। मतलब ये सब। नहीं नहीं सर, वो सारा मिथ है। बेसिकली बॉडी डिसाइड्स कि कहाँ का फैट कम होगा। तो हर हाँ, हर हर पर्सन का बॉडी डिसाइड करेगा कि फैट, पहले फैट कहाँ का कम होगा। तो हम अगर एब्स भी करें, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प, वो आपको मदद करेगी। एब्स एब्स के मसल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बन जाएंगे। लेकिन वहाँ से सिर्फ वही का फैट फैट कम उठाएगी हो ऐसा जाएगा नहीं है। और यहाँ पे चबी रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो हर हर इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल बॉडी इज डिफरेंट। तो वो बॉडी डिसाइड करेगी कि पहले कहाँ का फैट कम होगा। कम। तो ये जो सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, तो हम बेसिकली वहाँ ये वही, चीज़ सारी यस ऐड होता है देखते कि हैं। सेलिब्रिटीज जो है वो 6 पैक्स करते हैं, 8 पैक्स हाँ करके हाँ करते हाँ हैं हाँ। यार। तो अगर हम देखें तो उनके काफ़ी सारी जगह के फैट्स भी कम हुआ रहता है। हाँ हाँ, ऐसा है। सब। तो बॉडी डिसाइड करती है पहले कहाँ का फैट कम होगा, ना कि कोई स्पेशल एक्सरसाइज। ओके ओके। अगला सवाल मेरा ये है, फैट लॉस यानी शरीर की चर्बी कम करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? जब जैसे हमें अपने डिस्कस किया हाँ। कि रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। रेजिस्टेंट ओके। एक्सरसाइज आपको ज़्यादा फायदा देगी। अगला ज़्यादा देगी इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एक्सरसाइजेस कुछ काम नहीं करती। करें। कोर मसल एक्सरसाइजेस है, एरोबिक्स है, योगा है, वो आपको हेल्दी रखने में ज़रूर मदद करेगी। लेकिन ये कौन सी एक्सरसाइज आपको करना है, ये आपको यू विल हैव टू कंसल्ट डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल। यस सर, अगला सवाल मेरा ऐसा है, क्या घर पर ही एक्सरसाइज करके वेट लॉस किया जा सकता है? एब्सोल्युटली, आप घर पे करें, जिम में करें, आपको जो जो टाइप की एक्सरसाइजेज आपको करनी है वो आप कहीं भी कर सकते ओके हैं। राइट। सर, और अगला सवाल ऐसा है, वर्कआउट करने का सही समय क्या है, सुबह मॉर्निंग या फिर शाम में? एक्चुअली काफ़ी लोग उसमें काफ़ी सारे चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि भाई कोई भी वर्कआउट किसी भी टाइम पे करो, आपके कैलोरीज तो बर्न होनी ही होनी है। डेफिनेटली आप अगर मॉर्निंग में करेंगे तो शायद जो मसल इंजरीज का रिस्क है वो अच्छा। शायद थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आप मॉर्निंग में उठ के आप सर पहले। फिर दिन भर का शेड्यूल, दिन भर में काफ़ी सारे मील्स जाते हैं, फिर हम इवनिंग में एक्सरसाइज करें, तो क्या इसका विपरीत परिणाम हम जब एक्सरसाइज करें तो हो सकता है? एक फैक्टर उसमें ये रहता है कि आप डाइट कंज्यूम करेंगे, कोई कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे, उसके बाद में सारा जो ब्लड फ्लो है वो पेट की तरफ जाता है। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, क्योंकि बॉडी को वो सारा जो आपने खाना खाया हुआ है पचाना है, तो वो सब ब्लड फ्लो है वो वहाँ जाएगा। तो डेफिनेटली आपके मसल्स को उतना ब्लड फ्लो नहीं आएगा जितना आपने को चाहिए। चाहिए। राइट। तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसीलिए एम्प्टी स्टमक या फिर अर्ली मॉर्निंग जो हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है, ओके। ना कि पूरा पेट भरने के बाद। तो मतलब ऐसा है, एक्सरसाइज करने के 2 घंटा पहले तक कुछ नहीं खाना चाहिए? ये दैट विल बी बेटर। यस। हाँ ना। तो फिर एकदम एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करना चाहिए? ये भी चीज़ आपके डॉक्टर को पूछ के करनी चाहिए, क्योंकि मैं मेरे काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स को ये अवॉइड करने को कहता हूँ। हाँ क्योंकि हाँ ये हाँ ऐसा अगर हो जाए कि डायबिटीज़ के मेडिसिन वो पेशेंट ले रहा है, तो उसकी हाँ। शुगर पहले ही कम हो रही है या फिर नॉर्मल लेवल पे चल रही है, और वो अगर एम्प्टी स्टमक कुछ करे, एक्सरसाइज करे या फिर कुछ और करे, तो शायद उसमें चांसेस रहते कि शायद उसकी शुगर थोड़े ऊपर नीचे हो जाए। तो आई रिक्वेस्ट देम not to do on an empty stomach, but for diabetic patients who are on medications to reduce the blood glucose levels. बाकी हेल्थी इंडिविजुअल्स में उतना प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, लेकिन आप आपके डॉक्टर को या हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक सवाल मेरे मन में चल रहा है, जैसे कि एक्सरसाइज जब आप करते हो जी तो आपको तब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट जी होती है, जी और अगर एक्सरसाइज करते समय काफ़ी सारे लोगों को फेंटिंग्स होता है, जी कोई चक्कर आके गिर जी जाता जी है, किसी के हार्ट रेट बहुत जी बढ़ जाते हैं, जी स्वेटिंग होता है, जी जी
तो ये क्या सडन ग्लूकोज डाउन होने से होता है मसल में? और दूसरा देर आर सवाल लेग, हाँ सर। कि क्या आधा घंटा पहले हम छोटा सा कार्ब्स स्नैक्स कर सकते हैं क्या? राइट। तो स्नैकिंग, जो छोटा कार्बोहाइड्रेट स्नैकिंग है, तो बेसिकली हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें ये कम कंज्यूम क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम कैलोरीज ही कर रहे हो आखिरी में। तो यूजुअली अगर हेल्दी इंडिविजुअल है तो उन लोगों में लीवर विल टेक केयर ऑफ इंस्टेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट, लीवर उसका काम कर लेता है, तो उसमें कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। डेफिनेटली अगर आप एक्सरसाइज रोज कर रहे हैं और आपको अगर लगता है कि इसमें शायद फेंटिंग या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो हम लोग उसके बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। अच्छा। जी। बट और सब ये सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने डॉक्टर को पूछ ले कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज आपको ये अलाउड है या सबसे नहीं, ये इम्पोर्टेंट सबसे है कि इम्पोर्टेंट। मतलब टू बी कंसल्ट टू बी कंसल्ट, यू कंसल्ट स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट, राइट। हाँ, लाइक यू, दोज हैव अ स्पेशलिटी इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में स्पेशलिटी करने के बाद वही डॉक्टर परफेक्ट आपको बता सकते हैं कि आप प्री पोस्ट वर्कआउट और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें। क्या कंज्यूम करे क्या ना करे। यस सर, राइट। मैं अगला सवाल ऐसा पूछ रहा हूँ आपको, क्या ज़्यादा पसीना आने का मतलब ज़्यादा फैट बर्न है? ये तो मिथ है सर, ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा पसीना आया इसका मतलब ज़्यादा फैट बर्न हो रहा है। तो पसीना ये कूलिंग टेक्निक है बॉडी के लिए, तो बॉडी ओके। अगर हिट हो गई तो बॉडी विल ट्राई टू कूल इट ऑफ। राइट। तो वो है। तो अगर सही में आपको कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है आपको, या फिर आपको डायबिटीज़ है, या फिर कुछ और है, तो अगर आपको पसीना आ रहा है तो दैट इज़ अ वार्निंग साइन, एक्चुअली वो वार्निंग साइन हो सकती है। दैट हैज तो टू कंसर्न दैट हैज़ टू बी दैट हैज़ टू बी कंसिडर कंसिडर्ड। फॉर यस। द सर। आप ऐसा बता रहे हो तो फिर मेरे मन में एक सवाल खड़ा हो गया है कि अगर जिन लोगों को बीमारियां हैं उन लोगों ने एक्सरसाइज करना है या नहीं करना? बेसिकली ये देखा गया है कि जिन लोगों को कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, या फिर और कोई भी डिसीज है, तो उन्होंने एक्सरसाइज, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन है, किडनी डिसीज, किडनी डिसीज है, या फिर कुछ लोगों को लिप। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी के दिक्कतें हैं। ओके तो ओके काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनमें अभी ऐसा पाया गया है कि जिनमें वजन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, इट सेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर। ओके। तो अभी डब्ल्यूएचओ का जो रिसेंट गाइडलाइंस है, एडीए के रिसेंट गाइडलाइन है, वो सारे रिकमेंड करते हैं कि किसी प्रकार से आप अगर वजन कम कर पाएँ इन पेशेंट्स में, तो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स उनके शरीर में होते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स है, अगर वो कुछ परसेंट ऑफ वेट लॉस करे, तो उनके डायबिटीज़ के मेडिसिन का रिक्वायरमेंट शायद थोड़ा कम हो सकता है। शायद कुछ पेशेंट्स में जो प्री डायबिटिक है, उन पेशेंट्स में डायबिटीज़ रिमिशन की हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें शायद डेफिनेटली उसका फ़ायदा पेशेंट्स को होता है। तो उन लोगों ने ये सब समझ के और कंसल्टेंट को पूछ के ही ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। सर, मैंने एक बात काफ़ी सारी किताबों में पढ़ी है जी। कि ओबेसिटी कैन बी अ कॉज ऑफ मैलिग्नेंसी। राइट। मतलब ये बात सही है। ओबेसिटी के कारण कैंसर भी हो हो सकता सकता है। है, हो सकता है। तो मैं आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ। ये देखिए, आज के डेट में ये तो डब्ल्यूएचओ ने भी माना है कि ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ अ डिसीज़। मतलब ओबेसिटी खुद में एक डिसीज़ है, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिसीजेस की रिस्क बढ़ जाती है, जिसमें ओके। कैंसर भी आता है, जैसे आपने सही तरह से जाना है, पहचाना है। तो कुछ कैंसर जैसे यूटेरस का है, लीवर का है, तो वो कैंसर्स के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। जो पर्सन्स ओबीज है, एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा उनका वज़न है, तो वो लोगों में हाइपरटेंशन की रिस्क बढ़ जाती है, डायबिटीज़ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। उन लोगों में ओएसए जैसे सांस लेने की तकलीफ है, वो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ अ डिसीज़। तो वो तकलीफ़ें उनको जो होनी है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी हो सकता है वज़न की वजह से। तो हम लोग अगर वज़न कम करें, उनका एक परसेंटेज वज़न कम हो जाए, तो ये होने के चांसेस कम हो सकते हैं, या इसमें थोड़ी मदद हो सकती है। साइकोलॉजिकली भी काफ़ी पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट पाया गया है। सर, मेरे मन में दो सवाल चल रहे हैं। एक है विसरल फैट, दूसरा है
फैटी लिवर, राइट ग्रेड 1 2 3। राइट। तो इन चीज़ों में, इन कंडीशंस में एक्सरसाइज और डाइट का रोल कितना हो सकता है? काफ़ी ज़्यादा है बेसिकली। ये तो काफ़ी कॉमन होना हो गया है आजकल की, जो लोग सोनोग्राफी करते तो सर उसमें बीच में थोड़ा इंटरप्ट जी। करता हूँ, क्या स्किन फैट से ज़्यादा डेंजरस विसरल फैट का होना है? जी काफ़ी अच्छी चीज़ें आपने यहाँ पे नोटिस किया है। तो हमें जो दिखता है मोटापा, जो हमें सबक्यूटेनियस फैट में दिखता है, तो वो सबक्यूटेनियस फैट उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना विसरल फैट ज़्यादा डेंजरस है। और ये विसरल फैट होता क्या है? तो ये विसरल फैट होता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है एब्डोमेन के, जैसे लीवर है, किडनीज है, उसके आजू बाजू में जो फैट है, नेचुरली फैट नेचर ने दिया हुआ है, वो फैट में बढ़ोतरी होना या उसमें ज़्यादा चर्बी जमा होना। ओके। तो विसरल फैट का इम्पोर्टेंस वहाँ आता है। और जब ये फैट का परसेंटेज बॉडी का बढ़ जाए या फिर ये फैट जो है वो लिवर में डिपॉजिट हो जाए तो फैटी लिवर कहलाता है, जिसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 जैसे आपने कहा उस तरह से है। तो ये ज़्यादा डेंजरस चीज़ मानी जाती है, क्योंकि जैसे फैट लिवर में डिपॉजिट होगा फैटी लिवर कहलाएगा, तो उसके स्टेजेस है फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस, या इसमें भी हो सकता है जिसको हम MASLD बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिसऑर्डर्स इसको बोलते हैं। तो ये ज़्यादा मायने रखता है और ज़्यादा मेटाबॉलिकली अफेक्ट करता है बॉडी को। तो इसलिए ये समझ के लेना चाहिए हमें कि अगर कोई आदमी बाहर से पतला दुबला दिख रहा है, जैसे इंडियंस फैट बोलते हैं हम लोग, इंडियन फैट, फैटी पर्सन है, तो उसमें बाहर से सबक्यूटेनियस फैट थोड़ा कम होता है, लेकिन अंदर जो विसरल फैट है वो ज़्यादा रहता है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है, वो ज़्यादा मेटाबॉलिकली अफेक्ट करता है। तो बाहरी ब्यूटी, जो दिखावा। एक्सटर्नल ब्यूटी है, हाँ। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंटरनली कितने हेल्दी हैं, ओके। वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका यस। फैट कंटेंट कम होना चाहिए, लीन बॉडी मास ज़्यादा रहना चाहिए। तो कुछ जो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग वो बोलते हैं, जैसे डेक्सा स्कैन है, या अभी कुछ काफ़ी मशीन्स आए हैं जो हमें बताते हैं कि लीन बॉडी मास कितना है, मसल मास कितना है। तो ये समझ लीजिए जैसे दो लोग हैं, उन दोनों का वज़न है 80 किलो, लेकिन एक एक आदमी के बॉडी में मसल का परसेंटेज ज़्यादा है, मसल मास ज़्यादा है, और एक आदमी है जिसमें फैट का मास ज़्यादा है। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि जिसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा है वो अनहेल्दी है, और जिसमें मसल का कंटेंट ज़्यादा है वो शायद ज़्यादा हेल्दी है। यस यस यस। तो ये चीज़ है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि 80 किलो है वज़न, या 90 किलो है, या 100 किलो है, और ये हमें लग रहा है कि अब हम मोटे हो गए, ओबीज हो गए, ओवरवेट हो गए, तो ये समझ के लेना चाहिए कि परसेंटेज कितना है, फैट परसेंटेज कितना है, उससे क्या एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स कुछ है क्या, जैसे फैटी लिवर आपने कहा। तो वो सारी चीज़ें समझ के जानबूझ के फिर हम उस हिसाब से हमें गोल्स रखने चाहिए, टारगेट्स रखने चाहिए, ना कि बाहर से हम लोग फैटी दिख रहे हैं इसलिए हम लोग वेट लॉस के पीछे पड़ रहे हैं सिर्फ उसके लिए। तो ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। इंटरनली हेल्दी आप होने चाहिए, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद वही रहता है। ओके सर, मेरा अगला सवाल अब ऐसा है कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ना तो मैं डाइट करूँगा, ना तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, लेकिन मेरा तो फैट लॉस होना चाहिए, मैं खूबसूरत दिखना चाहिए। तो ऐसी कुछ मेडिसिन्स या इंजेक्शंस है जो लेने के बाद फैट लॉस हो जाए, और अगर वो मेडिसिन्स और इंजेक्शन बाद में बंद करते हैं तो भी मैं मोटा नहीं होऊंगा, ऐसा कुछ है? अनफॉर्चुनेटली अगर कहा जाए तो ये कुछ सर इसे मेडिसिन, अनफॉर्चुनेटली कहे या फॉर्चुनेटली कहे? अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि बेसिकली क्या हो जाता है, हमें आदत हो गई क्विक फिक्सेस की या शॉर्टकट्स की। हाँ। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई मेडिसिन ले लूंगा या फिर कुछ दवाइयाँ ले लूंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा। कुछ ना करो और मेरा सब ठीक हाँ, होना बस चाहिए। बैठे रहो, मैं तो जोमेटो स्विगी करूंगा, घर पे बैठ के खाना खाऊंगा और और फैट लॉस एक्सरसाइज नहीं भी करूंगा, फैट कर। लॉस होगा। तो ऐसा तो होना नहीं है। हाँ। तो ये चीज़ हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब तक हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डाइट नहीं कर रहे, तो
मेडिसिन मेडिसिन का काम करेगी, लेकिन जो हेल्थ हमें एक्सपेक्टेड है, जो अल्टीमेट गोल है, वो हम शायद वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। नहीं पहुंच तो मेडिसिन्स आर देयर, कुछ मेडिसिन्स हैं जो हमें मदद करती है वज़न कम करने में, लेकिन वो मदद करती है। और हम एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हम यही एडवाइस करते हैं कि उसके साथ में आपको डाइट और एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। सर मैं और कुछ पूछूंगा, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी डिसीज़ है, थायराइड है, जी या कोई अन्य बीमारी है, जी और वो ओबेज है, जी, तो वो लोग ये मेडिसिन ले सकते हैं क्या? और डेफिनेटली। दूसरी एक बात जी जो है, जो जी JLP-1 जो इंजेक्शंस है, जी तो वो इंजेक्शंस किस हद तक काम करते हैं? जी और अगर हम इसे बंद कर दे तो जी, इसके बाद ये फैट गेन को रोक सकता है या नहीं? ठीक है। तो मैं आई विल डिवाइड योर क्वेश्चंस, राइट। यस यस सर। तो पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये GLP-1 एनालॉग्स या फिर कोई भी दवाइयाँ जो अभी रिसेंटली मार्केट में आई हैं, तो ये सारे जो लोगों को डायबिटीज़ है उनमें चलती है कि नहीं, थायराइड वाले, ये सारी चीज़ें। तो यस डेफिनेटली हमें तो ये समझ लेना चाहिए कि जो GLP-1 एनालॉग जो मेडिसिन है, वो तो पहले डायबिटीज़ के लिए ही बनाई थी। तो उन्हें बाद में पता चला कि, या फिर बाद में उन्हें ये हुआ कि इसको हम लोग वेट लॉस में भी यूज़ कर सकते कर हैं। सकते हैं। तो इसलिए उसका बाद में वेट लॉस में भी यूसेज चालू हुआ है। तो डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट्स में ये सब डॉक्टर को पूछ के आप लोग मेडिसिन ले सकते हैं। वही पॉइंट आता है फिर से कि भाई, हम लोगों को पास एक मेडिसिन आ गई है, जादू की कोई हाँ चढ़ी आ हाँ गई है। हाँ, तो चलिए। कोई भी यस यस यस। आजकल ऐसा हो गया है कि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि अभी तो सोशल मीडिया पे वो काफ़ी बज़ है उसके बारे में, तो हम लोग वो ले लें, मेडिसिन जाके खरीद ले लें और ले लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं करना है, हमें ये समझ लेना है। एग्जैक्टली। कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाइयाँ आप आपके डॉक्टर को पूछ के, उनके सलाह के बगैर ना ले। वो तो क्या डोसेज फिर ये दवाइयाँ और इंजेक्शन सेफ नहीं है? सेफ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये तो डेफिनेटली सेफ है, इसीलिए उसको दवाई कहते हैं, नहीं तो उसे तो जहर कहते थे। तो ये जो सेफ है, लेकिन उसके इंडिकेशंस हैं। तो सारे पेशेंट्स में हम लोग दवाइयाँ नहीं देते हैं। मैं तो कोई भी डॉक्टर ये समझ लेगा कि भाई इस पेशेंट्स में इस दवाई की ज़रूरत है या नहीं है, और फिर उस हिसाब से ही वो प्रिस्क्रिप्शन जाएगा। तो अनटिल अनलेस आपके डॉक्टर आपको सलाह दें, या फिर आपको अगर लगता है कि वो मेडिसिन मैंने लेना चाहिए, तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके सलाह के बाद ही मेडिसिन चालू करें। तो डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट्स है या ओबीज है और कुछ बीमारी है जैसे PCOS ओबेसिटी, या हाइपरटेंशन ओबेसिटी, या कोई और बीमारी है और ओबेसिटी, तो उन पेशेंट्स में आपके डॉक्टर शायद सलाह देंगे कि आपको मेडिसिन से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। दूसरा आपका सवाल था कि किस हद तक वो मेडिसिन काम करते हैं। तो बेसिकली हम अगर प्रायर इवेल्युएशन करें और समझ ले कि हमें कितना परसेंट आपका वेट ज़्यादा है, BMI निकाल के या फिर फैट इवेल्युएशन करके हम लोग करें, तो GLP-1 या GLP प्लस GIP आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि कौन सा मेडिसिन आपके लिए बेहतर रहेगा। अ, अगर ठीक से डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें और ये मेडिसिन लें, तो ये देखा गया है कि काफ़ी हद तक, जैसे 10% 15% तक वेट लॉस एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 महीना वजन कम हाँ, करने के लिए? तो फिर मतलब महीने में कितना वजन कम होना चाहिए? नहीं, ये समझ लीजिए सर कि हमें हर बॉडी अलग रहती है। हम भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दवाइयों से एट द एंड ऑफ 6 मंथ हमें कुछ 10% वगैरह वेट लॉस में मदद मिलेगी, तो ये भी सारी चीज़ें जो है ट्रायल्स में प्रूव हुई है, जिसमें पेशेंट्स को, सारे लोगों को डाइट एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली किया गया था। तो उसके बाद में ही ये सारे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसा होगा नहीं कि 1 महीने में इतना परसेंट, 2 महीने में इतना परसेंट, ऐसा होगा नहीं। कुछ लोगों को फैट लॉस पहले होगा, इंच लॉस पहले होगा, फिर वेट लॉस होगा। कुछ लोगों का वेट लॉस पहले होगा, बाद में फैट लॉस। पर्सन टू पर्सन इट इज वेरी। इट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर एवरी हाँ इंडिविजुअल। हाँ। तो काफ़ी लोग हमें ये पूछते हैं, जैसे कि आने के बाद कि भाई मैं 1 महीना कर लेता हूँ, मेरा इतना इतना परसेंट हो गया, तो मैं बाद में, तो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा काम नहीं करता है। तो मेडिसिन आपको मदद करते हैं। सर डाइट और एक्सरसाइज से ही फैट लॉस होता है, ऐसा आपका कहना है? तो फिर
ये मेडिसिन क्या काम करती है? जैसे मैंने सुना है विगोवी और मोंजारो इंजेक्शन हाँ से। हाँ हाँ। तो बेसिकली ये समझ लेना चाहिए कि जैसे मैंने अभी कहा कि ये मदद करते हैं मेडिसिन आपको, हम्म, वो आपका पोर्शन साइज कम करने में मदद करेंगी, आपके ब्रेन को वो सिग्नल देगी कि आपका पेट भरा हुआ है। ओके। राइट, तो ये फिजियोलॉजिकली काम करते हैं। जो हम्म, आपके हार्मोन शरीर में वैसे वैसे भी तैयार हो रहा है, और वो शायद जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहा है नेचुरल नॉर्मली। तो ये हार्मोन हम साइंटिस्ट ने बनाया है, जो विगोवी या मोंजारो नाम से जाना जाता है, तो बेचा जाता है। तो वो हमें सबक्यूटेनियसली लेना पड़ता है, जिससे कि हम ब्रेन को हमारे सिग्नल जाते हैं कि आप अपना पेट भरा हुआ है, या हमें अभी खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये इनडायरेक्टली पोर्शन साइज कम करेगा, जितना आपका कंजम्पशन है वो कम करेगा। मतलब ये फैट को नहीं जलाता है, ये नहीं नहीं, आपके ऐसा कोई हाँ फैट बर्निंग ऐसा कोई हाँ दवाई हाँ। बनाया नहीं है अभी तक। तो ये सिर्फ पोर्शन साइज कम करने में मदद करेगा, और उसके साथ में हमें जो प्रोटीन्स है ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जब ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि अपना पेट भरा हुआ है, तो आदमी खाना कम कर देगा। तो नेचुरली ऐसा होगा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, वाइटामिन्स है, वो भी कम कंज्यूम हो गए, और वो भी डिफिशिएंसी हो सकती है। तो इसीलिए कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, और इंजेक्शन लेते समय भी हमें स्पेशलिस्ट से ही बात करनी पड़ेगी, जो हम्म, आपको सही तरीके से प्रोटीन इंटेक कितना लेना है, कौन से विटामिन आपको सप्लीमेंट में लेने ज़रूरी है, शायद नहीं है। ये मेडिसिन से जो वेट लॉस होने वाला है वो कितना एक्सपेक्टेड है, किस प्रकार से एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीज़ें जो जानता हो, ना कि आपको सिर्फ इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करे। तो इसीलिए उस विषय में जो स्पेशलिस्ट है, वो वो डॉक्टर से आप मिले और उनसे ही ये प्रिस्क्रिप्शन ले, और उनकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करें। तो हर इंसान का जो वज़न है, हर इंसान का जो रिस्पॉन्स है वो इंजेक्शन को, वो भी अलग अलग होता है। तो कोई पेशेंट्स में वेट लॉस पैसे पहले होगा, कोई पर पेशेंट्स में वेट लॉस फास्टर होगा, कोई पेशेंट्स में स्लोअर होगा, कोई पेशेंट्स में मेडिसिन कम करने के बाद रीगेन ज़्यादा होगा, कोई पेशेंट्स में रीगेन कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं आपको मेडिसिन कौन सा देना चाहिए, वीगोवी देना चाहिए या मोंजारो देना चाहिए, कौन से डोज में देना चाहिए, डोज एस्केलेशन कैसे करना चाहिए, डोज एस्केलेशन करते वक्त उसमें कोई इंटर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो सारे एस्पेक्ट्स भी वो डॉक्टर ने देखनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसमें, वो आपको अच्छे ज़्यादा तरीके से वो चीज़ें मैनेज कर पाएगा, और आपको अच्छी तरीके से सलाह देगा। मतलब आपका कहना है कि कोई भी इंजेक्शंस, मेडिसिन्स जो आपको फैट लॉस करने के लिए यूज़ होती है, वो बिना डॉक्टर के सलाह ना ले। ना ले, जरूर एग्जैक्टली जरूर, यस एग्जैक्टली। यस। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि आपको डाइटिंग तो करनी ही है, एक्सरसाइज भी करनी है, और मेडिसिन आपको मदद करेंगी वेट लॉस करने में। सर, आज आपसे हमने जाना कि ओबेसिटी क्या है, और ओबेसिटी के कारण क्या क्या बीमारियां हो सकती है, और ओबेसिटी को किस तरह से मैनेज किया जाए। सर ने हमें बताया डाइट कैसा होना चाहिए, एक्सरसाइज के लिए क्या करना चाहिए, और कौन से इंजेक्शंस, मेडिसिन कब, कैसे, और डॉक्टर के सलाह से लेनी चाहिए। तो मैं सर से विनती करता हूँ कि ये पॉडकास्ट को एंड करने के पहले कुछ मैसेज हमें दे, हमारे ऑडियंस को बताए कि अंत में दो शब्द में क्या लाइफस्टाइल रखना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई क्विक फिक्सेस नहीं है। ये सारा जो बज़ चल रहा है वेट लॉस, फैट लॉस का, ये सारी चीज़ें हमें ठीक से परख के लेनी चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी डाइट, कोई भी एक्सरसाइज, हमें ये जान कर लेनी चाहिए कि उसके आपके बॉडी पे क्या असर होने वाला है। तो उस एंगल से आप कोई भी हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट को, जो इसमें स्पेशलिस्ट है, उनसे बात करें, और उसके बाद में ही वो फॉलो करें। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये सोशल मीडिया और इंटरनेट
और चैट जीपीटी, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, लेकिन उसमें से जो इन्फॉर्मेशन सही है और सही तरीके से आपके लिए जो फ़ायदेमंद रहेगी वही आपने कंज्यूम करनी चाहिए। तो आपका एम कोई एक वेट अचीव करना नहीं है, ना कि कोई ऐसा मैजिकल फिगर है कि जिससे आप Correct. हेल्दी रहेंगे। आप आपके लिए जो हेल्दी चीज़ है वो आपको डॉक्टर अच्छी तरीके से बताएगा, और वो आपका गोल होना चाहिए, ना कि कोई एक डिजिट या कोई नंबर। इन शॉर्ट, अगर आप हेल्दी खाना खाते हो, हरी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सही मात्रा में पोषण अगर आप लेते हो, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, हेल्दी फैट्स और हेल्दी कार्ब्स, अगर आपके मील में आप इसे प्लान करते हो तो आप निश्चित ही रूप से हेल्दी रहोगे। जी। यस। यस। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का जो आप मेरा ये पॉडकास्ट अंत तक सुना, और ऐसे ही आगे आपको हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़ते रहें। थैंक यू। थैंक यू। मैं भी आपका शुक्र अदा करना चाहूँगा। यस इस सर, यस। पॉडकास्ट के ज़रिए मैं काफ़ी लोगों तक पहुँच पाऊँगा।